Hello students, the first lecture of chemistry, first chapter. All of you are excited to learn, right? ये जो आज पढ़ने वाले हैं, ये सचमुच में something will be different from 10th standard and 11th standard. Sorry, 10th standard and 9th standard, not 11th standard, क्योंकि 11th standard में तो अभी हम लोग आए ही हैं. क्योंकि आपने देखा था हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ और बताया था कि बेसिक चीजें क्या सब होती है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है. उसमें थोड़े कुछ बच्चों को रह गया था, लेकिन बच्चों आज जो हम लोग करेंगे इसमें सब कुछ क्लियर हो जाए. तो बच्चों सबसे पहले इस दुनिया में जो भी कुछ आप देखते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज मैटर, राइट? क्योंकि हम लोग जानते हैं एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास and can be judged by our sense organ is called matter. तो कुछ भी अगर आपके आँख के सामने दिख रहा है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये मार्कर की बात कर रहा हूँ, ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर में कुछ ना कुछ तो मास होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, कुछ ना कुछ मास होगा. अगर कहीं भी अगर हम इसको रखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा पाम है, इस पे मैंने रखा, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया और मुझे फील भी हुआ यहाँ समथिंग इज दैट. So that's why अगर आप लोग मैटर की बात करें तो मैटर का अगर आप डिफाइन लिखना चाहें, anything which occupies space, have some mass and can be judged by our sense organ is called matter. तो मैटर का ये सबसे अच्छा डिफाइन है. अगर आप लोग लिखना चाहें अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, anything which occupies space, have some mass and can be judged by our sense organ is called matter. तो अब मैटर तो समझ में आ गया, दुनिया में कुछ भी है तो मैटर ही है. अब आ जाइए मैटर का क्लासिफिकेशन. हम लोग किसी भी चीज को जो क्लासिफाई करते हैं तो कोई बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. ऐसे ही नहीं कि फटाफट हम लोगों ने, जैसे मान लो हम लोग अगर एक बहुत बड़ा लैंड खरीदा और लैंड को हम लोगों ने उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, बनाया, तो प्रोजेक्ट में भी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं. एक प्लेग्राउंड होगा, एक अपार्टमेंट होगा, एक स्विमिंग पूल होगा, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. तो कुछ ना कुछ बेसिस लेते हैं. तो यहाँ पर मैटर को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया. मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, आई थिंक आप सब जानते होंगे. केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी आप लोग जानते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर में बेस्ड है, इसीलिए मैटर की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो हमारा है सॉलिड, लिक्विड और गैस. और अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन का, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को जो मेन क्लासिफाइड किया गया है, उसका मेन थीम है उसकी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. केमिकल क्लासिफिकेशन, यहां से हमारा मेन केमिस्ट्री चालू होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन. तो केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया बच्चों कि किसी भी चीज को उसके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के आधार पर बांटना. नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिस चीज से वो बने हुए हैं. तो मैटर जिस चीज से बना हुआ है उस आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर is specially based on the constituent particles of matter. अब आ जाइए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6, 7, 9 हर जगह हमने ये पढ़ा. और इसके प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़े कि सॉलिड जो होता है वो बहुत ही रिजिड इन नेचर होता है. सॉलिड इसलिए रिजिड होता है क्योंकि उसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे से टाइटली हेड विद ईच अदर. इनके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं होती है. सो हियर वी कैन से सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम. The intermolecular spaces
वेरी लेस, और आप कह सकते हैं there is no intermolecular space between two atoms in solid. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दो एटम्स के बीच में जो बंधन होता है, जो फोर्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा सॉलिड का। अब आ जाइए लिक्विड में, तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड सॉलिड के कंपेयर में तो भाई आपको पता ही है कि सॉलिड जो है रिजिड है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको दबा नहीं सकते हो, उसके शेप साइज वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन लिक्विड जो है इसमें वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है, बाकी शेप एंड साइज जो है चेंज होते हैं, और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो रहता है। इसमें जैसे हमारे पास सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर था, लिक्विड में थोड़ा मोड़ा स्पेस रहता है। There is little bit space between the two atoms in liquid. इनका जो नेचर होता है वो फ्लूइड इन नेचर होता है। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है, आप कह सकते हैं कमजोर बॉन्ड होते हैं, इसको इजीली एक एटम दूसरे एटम से रिमूव किए जा सकते हैं, और इनका जो नेचर है वो फ्लूइड है। अब आ जाइए गैस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे गैस का जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो है कि इसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना फिक्स्ड साइज होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है वो वीक होता है, एकदम बहुत कमजोर, और इनका भी जो नेचर है वो फ्लूइडिटी है। आपको पता है इनका नेचर भी क्या है, फ्लूइड इन नेचर। तो बच्चों ये था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आ जाइए केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा कि मैटर को जो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है वो दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किस टाइप के पार्टिकल से बने हुए। तो बच्चों इनको जो क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आपके दिमाग में वापस आएगा क्वेश्चन, सर व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आप कह सकते हो अ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ only one type of atoms or molecules. A matter which is made up of only one type of atoms or molecules is called pure substance. As for example, H2, O2, O3 एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनने वाले मैटर को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आप लोग शुद्ध देशी घी, गाय की शुद्ध देशी घी, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ गाय के दूध से जो घी बना हुआ है उसको हम लोग शुद्ध गाय का घी बोलते हैं। मतलब एक ही प्रकार के दूध से बना हुआ घी, उसको हम लोग कहते हैं प्योर घी, राइट। तो उसी तरह से प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा आ जाएंगे मिक्सचर। मिक्सचर हो गया जो a matter which is made up of different types of atoms and molecules। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जो मिल्क आता है, हमारी मम्मी जो है घी बनाती है, तो उसमें आपको पता है कभी हमारे घर में गुड़ आता है, कभी गाय की आती है, कभी ताज़ा मिल्क आता है, जो भी आ रहा है उसमें जो हमारा क्रीम होता है उसको वो लोग सेव करके फाइनली घी बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क से घी बनाते। तो मिक्सचर भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर प्योर सब्सटेंस को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है एलिमेंट्स और दूसरा पार्ट है कंपाउंड। दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मैंने आपको डिफाइन दिया, अगर आप लोग लिखना चाहें तो नोटबुक में लिख सकते हैं। A matter which is made up of only one type of atoms or molecules is called pure substance, and a matter which is made up of different type of atoms and molecules is called mixture. Pure substance को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो a pure substance which is made up of only one type of atoms। यहाँ पे molecules नहीं बोलना है, सिर्फ एटम, एक ही प्रकार के एटम से जो प्योर सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। A pure substance which is made up of only one type of atoms is called element। As for example, hydrogen, chlorine,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। कंपाउंड किसको कहेंगे? When two or more than two elements combine, a compound is formed. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण होता है। As for example, सोडियम और क्लोरीन, दो एलिमेंट को जोड़ दीजिए, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो गया। तीन एटम को जोड़िए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तीनों एटम को जोड़ दीजिए, H2O, कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर कंपाउंड का फॉर्मेशन। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, उनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक। यहां पर मैंने आपको कहा था एलिमेंट्स के बारे में, अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि सर ये एटम क्या होता है? तो बच्चों 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच कैन नॉट बी कट डाउन, व्हिच कांट बी ब्रेक डाउन, व्हिच does not exist in the free state, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको ना तो काटा जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। फिर 9th स्टैंडर्ड में आपने और एक चीज पढ़ा था कि एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। जब डाल्टन की थ्योरी फेल हुई थी तो आप लोगों ने पढ़ा भी था कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन क्या है? ये तो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आ जाइए ये एटम्स के अंदर में रदरफोर्ड ने कहा था एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम शेल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिट जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट का मतलब हो गया एटम का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus of an atom is called orbit. The path of electron where electron revolves around the nucleus of an atom is called orbit. इसका दूसरा नाम shell, इसका दूसरा नाम energy levels। तो ये आप लोग लिख लेना, किसको कहते हैं सेल, किसको कहते हैं एनर्जी लेवल, किसको कहते हैं। अब ये ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पर है? The maximum probability of finding an electron in an orbit is called orbital. The maximum probability of finding an electron in an orbit is called orbital. मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर बच्चों? एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है वो हमें बताता है एटॉमिक। किसी भी एटम के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमें एटॉमिक नंबर की जानकारी देता है। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों कि जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ये हमारा एटॉमिक नंबर। दूसरा मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है बच्चों? जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं,
sum of protons and neutrons, sum of protons and neutrons in an atom, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। A is equal to P plus M। तो बच्चों अगर आप कोई भी एलिमेंट को X से डिनोट करते हो तो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहता है और यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिखा रहता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि एलिमेंट को अगर आप डिनोट करोगे तो नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास को लिखना है। तो इसको अगर आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली रिलेटेड है एलिमेंट्स के नेचर के बारे में। हम जानते हैं कि हमारा भी नेचर अलग अलग होता है। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि हम जब स्टूडेंट्स होते हैं तो एक आइडियल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं। जब हम अपने मम्मी पापा के लिए उनके बच्चे होते हैं तो एक अलग बिहेवियर होता है, और जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो अलग बिहेव करते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स जो है उनका भी जो एग्जिस्टेंस, द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या है? सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass, same elements having same atomic number but different atomic mass। याद रखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं same elements having different atomic mass, having different atomic mass। याद रखना बच्चों, इसको आप लोग कि एलिमेंट अगर सेम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 40। मतलब आप देख लीजिए एलिमेंट सेम है, कार्बन 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 है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, 666 है, सिर्फ मास नंबर चेंज। और मास किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों? मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं वो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, having same atomic mass। अब देखिए यहाँ पर वापस आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने ऊपर में लिखा सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ पे आप लिख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, तो इसको आइसोबार्स कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर 18, 19, 20, सबका एटॉमिक मास 40, 40। तो बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि यहाँ पर एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट हैविंग द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम। एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो भाई एलिमेंट का सिंबल भी अलग होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी अलग होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। और आइसोटोन में डिफरेंट एलिमेंट्स सब अलग अलग, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब इनके पास जो न्यूट्रॉन्स होगा वो सेम होगा। अब बोलोगे सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N। तो अगर N निकालना है बच्चों तो A माइनस P बराबर। एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज कीजिए
कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक मास 23, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12। होगा या नहीं होगा बच्चों? यस होगा, डेफिनेटली होगा, और आप लोग चाहे तो निश्चित रूप से होगा, राइट। अब आ जाइए दूसरा, अब कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको पूछना होगा जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होगा। कोई आपके दिमाग में ऐसा है जिसका एटॉमिक मास, जैसे मैग्नीशियम का ले लीजिए बच्चों, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहां पर जो देख रहे हो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि अलग-अलग एलिमेंट्स, अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा दोनों एलिमेंट में सेम होंगे, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोन्स कहा जाएगा। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें, different elements having same atomic number, having same number of electrons, having same number of electrons। आपके दिमाग में वापस आएगा सर अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होगा? तो बच्चों हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम, आप लोगों को पता है कि सोडियम, तो सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, जिसका मतलब होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हैं, तो सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज का मतलब, वैसे तो जनरल सोडियम के पास प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, लेकिन अगर सोडियम प्लस की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो जितना प्लस उतना माइनस करते जाओगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाएगी। दूसरा, जैसे आपको मान लीजिए सोडियम प्लस है, दूसरा हम लोग नियॉन की बात करें तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन तो 10 है। अगर मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, प्रोटॉन तो 12 है, और उसमें से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 2 रिमूव कर रहे हो, तो 12 माइनस 2 10। तो ये तीनों एलिमेंट सोडियम प्लस, नियन और मैग्नीशियम 2 प्लस, ऐसे एलिमेंट्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो ये सब यूजफुल फार्मूलाज है जो आप लोगों को लिख के रखना चाहिए अपने नोटबुक में। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर और सम यूजफुल फार्मूलाज लाइक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. Have a great day.